हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन मूवमेंट, ठीक है ना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, और सभी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन को मिस नहीं करना है, कोई भी इमेज या डायग्राम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में दे रखा है बेटा उसको मिस नहीं करना है। और जो भी डायग्राम है आपके उन्हें रिवाइज करने में सबसे अधिक हेल्पफुल है आपकी वर्क बुक, ठीक है ना, जो आपको हमने जो है रेगुलर बैच के शुरुआत में प्रोवाइड किया था आपको मैंने 11th एंड 12th का बायोलॉजी वर्क बुक। उसके जो भी डायग्राम है उसमें पूरे डायग्राम में पूरे एनसीईआरटी के इमेजेस को एक साथ दे रखा है बेटा, तो उनको जो है हमको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, मैंने आपसे कहा बेटा कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला हिस्सा है ना, इसमें जितने एमसीक्यू आप लगा सकते हो बेटा उनको जरूर लगाइए, और कोई भी डीपीएस आपको मिस नहीं करना है इसमें, ठीक है। फिर जो क्रैश कोर्स में चूंकि हम पूरा एनसीईआरटी बेस ले रहे हैं तो कुछ आपको डीपीएस में एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाई पड़ता है। आपको डीपीएस में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एनसीईआरटी से नहीं बन रहा है आपसे, तो उस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट वो है जो एग्जाम में आएगा। इसलिए गोल्डन पॉइंट जो की नोट्स में लाइन से गोल्डन पॉइंट दे रखे ना बेटा, उन सभी गोल्डन पॉइंट को एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आपको बता दूं मैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट मिनट रिवीजन करने में गोल्डन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उससे, कहां से? गोल्डन पॉइंट से, ठीक है। चलिए, तो लोकोमोशन मूवमेंट में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है देखो, हम ऑलरेडी बेटा जो है वो सब जानते हैं, हम सबको पता है बेटा कि लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क क्या होता है। तो मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहां पर अपना हैंड मूव कर रहा हूं कि ये क्या है, ये है मूवमेंट के, लेकिन मैं यहां से अब निकल के फ्रेम से बाहर चला जाता हूं और फिर से फ्रेम में लौट के आता हूं, तो ये क्या है? ये लोकोमोशन के। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट के, ऐसा मूवमेंट जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। तो हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है, बट एवरी लोकोमोशन इज ए मूवमेंट। क्लियर? हर मूवमेंट एक लोकोमोशन नहीं होता है, पर हर लोकोमोशन एक मूवमेंट जरूर होता है, ठीक है। तो देखिए, movement is one of the significant feature of living being. एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। याद रखिए, प्लांट भी मूवमेंट को शो करते हैं। प्लांट का जो है वो मैंने कहा ना आपसे कि लाइट की तरफ मुड़ जाए, मतलब एक तरफ का आपने लाइट सोर्स दिया तो प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मुड़ गया है। दैट इज दी आल्सो काइंड मूवमेंट के। हम कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं उनके ऐसे जो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मी होता है, छूने पर वो लीफ उसकी बंद कर जाती है, क्या? तो बस जो है वो पत्तियां उसकी बंद हो जाती है। तो बेटा ये सब क्या है? ये सब मूवमेंट को शो करता है। तो प्लांट एनिमल जो है वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को बताते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्रोटोजोआ है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो है वो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, ठीक है। दैट इज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा पैरामीशियम में आप देखते हो सीलिया होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। कई सारे एनिमल्स में टेंटाकल्स होते हैं, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब देखो आप, ये कितने निश्चिंत होकर पेड़ पर सो रही लड़की, ठीक है ना, है ना। इसे कोई चिंता नहीं एग्जाम की, ये क्या है? ये कब की तस्वीर है आपकी? ये तस्वीर है जब नीट का एग्जाम हो चुका है, पेपर आप अच्छा करके आ चुके हैं, उसके बाद ये है चैन की नींद, ठीक है ना। ये बहुत दिनों से नहीं आई। क्या आपको बता दूं मैं, हम लोगों के टीचर्स की हालत ऐसी है कि हम लोग 2019 के 2019 में हम लोग जो है वो 1 जून से काम अपना शुरू किए थे। कौन सा? 2020 बैच काट के। तो 1 जून 2019 से पढ़ाए हम 2020 के बैच के लिए। 2020 का एग्जाम आगे बढ़ता गया, कोरोना के चलते बहुत लेट हुआ। तब तक हमको जो है उनका क्रैश कोर्स, उनके जो एक्स्ट्रा लेक्चर हम लोग लेते रहे। नया बैच 1 जून को शुरू हो गया, हम लोग को एक भी दिन का छुट्टी नहीं मिला। हमको एक भी दिन का, हमें मतलब 15 दिन है, हम लोग भी काम करते हैं, इंसान है हम लोग भी, तो हम लोग भी थक जाते हैं मानसिक तौर पे। नहीं ब्रेक मिला। 2020 का एग्जाम खत्म हुआ, 2021 का कोर्स आगे बढ़ चुका था, तो यहां भी ब्रेक नहीं। फिर 2021 का एग्जाम टाइम पे मई में हो जाएगा सोचा था, लेकिन कोरोना फिर से आ गए, कोरोना बाबू, ठीक है। उन्होंने फिर से एग्जाम को आगे बढ़ा के 1 अगस्त को कर दिया अभी। अब ये हुआ, उसके पहले अगला बैच शुरू, क्योंकि अगले बैच के लिए तो टाइम लिमिट उतना ही है ना। नेक्स्ट बैच का 100% मुझे लगता है कि 2022 बैच का जो एग्जाम टाइम पर ही होगा, मई में एग्जाम होगा उनका। तब तक समस्या काफी हद तक जा चुकी होगी ये। तो बात इतनी सी है कि मतलब ये जो चैन की नींद वर्ड है ना, ये हमें लगता है लग्जरी है, ठीक है। ऐसा मतलब कभी किसी दिन, आज आपको तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, छुट्टी के दिन रिकॉर्डिंग करना पड़ती, क्योंकि काम इतना है ना बेटा, एक के बाद एक। तो मतलब वो कोई भी दिन, सैटरडे हो, संडे हो, कोई हॉलीडे हो, हर दिन काम करना पड़ता है। अब मैं अपना रोना क्यों रो रहा हूं? बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ भी वही है
कि तुमको अभी जब तक ये जो चेन की नींद है ना, जो मूवमेंट के साथ जो नींद हो रही है यहाँ पे एनिमेशन में, ये बहुत लग्जरी भाई, इसके लिए तो कुछ पहले अचीव करना पड़ेगा फिर मिलेगी ये, और उसके बगैर में ले लेना ये तो जिंदगी में कुछ मिलेगा भी नहीं, याद रखना। जो सुकून की नींद बगैर लक्ष्य प्राप्त किए सोते हैं, जो सुकून की नींद को बगैर अपनी मंजिल को प्राप्त किए सो लेते हैं, ले लेते हैं उसको, वे लक्ष्य को खो देते हैं, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वापस आते हैं कि ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, हम अपने जो है वो लिम्स को मूव कर सकते हैं, जॉ को, आईलेट को, हम अपने, अब देखो ये क्या है, जीभ को बाहर निकाला, अंदर किया, दैट इज मूवमेंट। ठीक है, आईलेट मूवमेंट के, पर जब हम मैंने कहा ये मूवमेंट, लेकिन जब हम शिफ्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो लोकोमोशन में जाएगा। ठीक है, सब मूवमेंट्स रिजल्ट इन ए चेंज इन प्लेस और लोकोमोशन लोकेशन के, सच वॉलेंट्री मूवमेंट का लोकोमोशन के। तो मैंने कहा कि आप ऐसे बोलिए इसको, मूवमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट इज द लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट इज द लोकोमोशन के। वॉकिंग, रनिंग, क्लिंबिंग के, चलना, दौड़ना, ऊपर चढ़ना, उड़ना, तैरना, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट के। हम उड़ने की बात मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, हम दूसरे एनिमल्स के लिए कर रहे हैं। हम लोग को उड़ने के लिए एरोप्लेन में बैठना पड़ता है, तो वो थोड़ी ना उसमें आएगा। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट के। तो ये सिंपल सी बात है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई अलग से नहीं होते, ये मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसलिए हम लोकोमोटरी ऑर्गन बोलते हैं इनको, या लोकोमोशन बोलते हैं इस मूवमेंट को हम। ठीक है, देखो पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया होते हैं। सीलिया जो होते हैं ये फूड को लेने में हेल्प करते हैं। क्या, ठीक, साथ साथ में हम देखते हैं जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये और साथ साथ में ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मतलब पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया होते हैं वो फूड को लेने में भी हेल्प करते हैं और साथ में वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। हाइड्रा अपने टेंटकल्स का इस्तेमाल जो है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी करता है, लोकोमोशन के लिए भी करता है। और हम अपने लिम्स का इस्तेमाल बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए भी करते हैं और हम लोकोमोशन के लिए भी इनका यूज करते हैं कि द अबव। अब इससे मालूम चलता है हमें कि मूवमेंट और लोकोमोशन को हम अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते हैं, ये आपस में हैंड इन हैंड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना बेटा, याद रखना सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है, क्योंकि जिन मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लोकेशन में चेंज नहीं होता है, उनको सिर्फ मूवमेंट बोलते हैं हम, और जिनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, लोकेशन में चेंज होता है, उनको हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट। और जो लोकोमोटरी मेथड होती है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग देखने मिलती है, डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पर। ठीक, लोकोमोशन जनरली क्यों होता है, कोई एनिमल अपनी लोकेशन को क्यों चेंज करता है, क्योंकि उसको जो है वो उसको फूड चाहिए होता है, रहने को जगह चाहिए होती है, उसको जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उसको साथ साथ में जो है अपने शत्रुओं से, जानवरों से बचना होता है, शिकारी से बचना होता है, तो उसके चलते वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट के। मनुष्य के शरीर में 3 मुख्य तरह के मूवमेंट आपको देखने मिलते हैं। एक होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरे होते हैं सीलियरी मूवमेंट, तीसरे होते हैं मस्कुलर मूवमेंट। याद रखिएगा, बिल्कुल सही है कि हमारी जो है बॉडी में जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और बैक्टीरिया कोई बॉडी में आ गया है, कोई जो है वो टॉक्सिक केमिकल आ गया, उसको वो इनगल्फ करने में भी रोल प्ले करते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, डायपेडेसिस बोलते हैं हम जब WBC जो है कैपिलरी से बाहर निकल के जो है वो शिकार को पकड़ता है, ठीक है, इनगल्फ करता है, डायपेडेसिस देखने मिलता है हमको के। फिर सीलरी मूवमेंट कहां होता है, यदि आप देखें नजर जो है वो आप बॉडी में कई जगह पर सीलरी एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि जो है वो फ्लूइड के मूवमेंट में रोल प्ले करती है। और मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। देखो, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट के, हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स जैसे कि बेटा क्या होती हैं, मैक्रोफेजेस की बात करें हम, ल्यूकोसाइट की बात करें, ये ब्लड में पाई जाती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती हैं इनके। और
इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्टीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, के अमीबा के समान ये स्यूडोपोडिया भी बनाती है, उसके थ्रू मूव करते हैं। आप देख रहे हो एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है किस प्रकार से ये मूव कर रहा है। ये जो मूवमेंट है ये अमीबॉइड मूवमेंट होता है बेटा, क्या इसमें क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट जो इनके बॉडी के होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक प्रकार से, प्रोटोप्लाज्म जो है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, और ऐसे ये मूव करता है। ये हमको देखने मिलते हैं जो है वो ल्यूकोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में हमको ये देखने मिलते हैं। फिर हमारे कई ट्यूबुलर ऑर्गन में, हमारे कई ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदरूनी हिस्सों में सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है, और इन सीलेटेड एपिथेलियम में क्या होता है, कई सारे सीलिया लाइन से पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सीलिया जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में, आप देख रहे हैं एनिमेशन में, ये कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं, जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको आप एक दिशा में मूव करते हैं, ठीक है। ये कहां देखने मिलती है हमको ये देखने मिलता है ट्रेकिया में देखने मिलता है हमको ये जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने मिलता है हमको, जो सीलरी मूवमेंट, जैसे कि ओवम को वो जो है फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ओवम थोड़ी ना मूव करता, ओवम को सीलिया के थ्रू मूव कराकर उसको जो है कहां लेके आते हैं, उसको ओवरी से लेके आते हैं फैलोपियन ट्यूब के मिडिल वाले हिस्से में, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्चुअली में हमारी बॉडी में जो ट्यूबुलर हिस्से होते हैं, ट्रेकिया की बात करें, फैलोपियन ट्यूब की बात करें, वहां पे सीलेटेड एपिथेलियम होती है, उनमें कई सारे सीलिया लाइन से पाए जाते हैं जो एक दिशा में कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करते हैं, ताकि जो है वो, जैसे आप देखिए, अब क्या देख रहे हो इस एनिमेशन में, आप देखिए ये क्या है, ये एक बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, इस फ्लूइड को एक दिशा में मूव कराना है के, तो आप देखो किस प्रकार से सीलिया मूव कर रहे हैं और फ्लूइड एक दिशा में ये मूव कर रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, मांसपेशियों का मूवमेंट यहां पर होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग and majority of multicellular organisms. Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. देखो बेटा, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, उनकी खास बात होती है उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता होती है, ठीक है। और ये जो है नर्वस इंडक्शन के थ्रू, जैसे हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, रेखित मांसपेशियां होती हैं, वो हमारे से मैसेज लेके हमारी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, अपने आप काम कर रही होती हैं उनके। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, और हमारी बॉडी में हमको स्मूथ मसल्स देखने मिलती है, हमको रेखित मांसपेशियां देखने मिलती है, और कार्डियक मसल होती है। ये हमने कहां पढ़ा है, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, हम मसल्स के ऊपर बात करते हैं, मांसपेशियों के ऊपर बात करते हैं। The cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. cilia और flagella जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ कहलाते हैं, उनके बाहर उभरे हिस्से होते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, फ्लैजिला का मूवमेंट जो होता है स्पर्म के मूव करने में रोल प्ले करता है, के मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर करंट होता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है बेटा, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, तो कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल होती है जो जिनके जो है वो फ्लैजिला मूव करते हैं और ये वाटर को दिशा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर यूग्लिना, जैसे प्रोटोजोआ में मूवमेंट आप देख रहे हो, जो एनिमेशन दिखाई पड़ रहा है यूग्लिना का दिखाई पड़ रहा है, और जो मूवमेंट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो आपको फ्लैजिला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये तो हो गए किसमें, ये तो हो गए लोअर ऑर्गेनिज्म में कि किस प्रकार से मूवमेंट आपको देखने मिलता है। स्पर्मेटोजोआ की बात करें तो ये भी क्या होता है, जो है वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है, ठीक है। अब आते हैं मसल्स पे। मसल्स इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल जो होते हैं बेटा उनका ओरिजिन किस जर्माइनल लेयर से होता है, मेसोडर्म से होता है, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए, है ना। अबाउट 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by muscles के, यानी एक सामान्य व्यक्ति में 40 से 50% बॉडी वेट जो होता है वो केवल और केवल मसल्स से बना होता है, मांसपेशियां होती है उसमें, ठीक है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी, मतलब दे कैन गेट, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि वो स्टिमुलस लेकर वो रिस्पॉन्ड करती हैं, उनको यदि नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस मिलता है तो मसल्स रिस्पॉन्ड करती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड कर सकती है। इलास्टिसिटी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकती है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे देखो, आप मसल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, आप लोकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, एपरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, और नेचर ऑफ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग को हम क्लासिफाई करते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये तीन तरह की होती है बेटा, स्केलेटल मसल्स,
जो बोन से कनेक्टेड, जो बोन से कनेक्टेड के दी स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से बोन से कनेक्टेड होती है, विसरल मसल जो हमारी बॉडी में स्मूथ ऑर्गन से, लिवर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, वहां कनेक्टेड होती है। कार्डियक मसल जो होती है वो हार्ट की मसल्स होती है बेटा, ठीक है, ठीक। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल का संबंध किससे होता है बेटा? बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से होता है, ठीक है। और ये रेखित मांसपेशियां होती हैं, इनमें आपको जो है माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको लंबी लंबी पट्टियां दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको स्ट्रेट या रेखित मांसपेशियां बोलते हैं। और ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं बेटा। और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है, बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करती है। मतलब मैंने सोचा कि मेरा हाथ मुझे ऐसे मूव करना है, सोचा मैंने, हाथ को मैंने मूव कर दिया, ये क्या है बेटा? ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, ठीक। फिर विसरल मसल्स क्या होती है बेटा? ये आपके विसरल ऑर्गन में, होलो विसरल ऑर्गन में बॉडी में पाई जाती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि से अब हमारी बॉडी में क्या होता है, अब देखो ऐसा है कि जो है लिवर इज ए ग्लैंड, इट इज नॉट ए मस्कुलर पार्ट, लिवर इज ए ग्लैंड, ठीक है ना, ठीक। पेंक्रियास इज ए ग्लैंड, मेक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन इसके आसपास क्या होता है बेटा? हमने कनेक्टिव टिश्यू का जोड़ा होता है इसमें के, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसके अंदर मस्कुलर मूवमेंट हमको देखने मिलते हैं के। तो कहीं ना कहीं हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं बेटा कि जो मस्कुलर मूवमेंट, जो स्मूथ मसल्स होती है ना, ये बॉडी के जो है विसरल ऑर्गन के आसपास पाते हैं। लिवर के अंदर कोई मसल नहीं, हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि मसल्स कहां पर है? मसल्स जो है वो उसके आसपास के विसरल हिस्सों में जो है वो हमारे जो बॉडी कैविटी है उसके आसपास, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है वहां मसल्स है, जहां जहां पे कोई मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वहां मसल्स हमको देखने मिलेगी बेटा, ठीक है। दे तो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टेशन, इनमें कोई पट्टियां देखने नहीं मिलती, स्मूथ अपीयरेंस की होती है, इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। आरेखित मांसपेशियां बोलते हैं बेटा, नॉन स्ट्रेट मसल्स बोलते हैं इनको। ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है, ये इनवॉलंटरी मसल होती है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इनके। ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ये गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फिर कार्डियक मसल के नाम से स्पष्ट है कि कार्डियक मसल्स कहां पे होती हैं? ये हार्ट की मसल्स होती हैं बेटा के। और कार्डियक मसल जो होती हैं ये देखने में हमको रेखित मांसपेशी के समान दिखाई पड़ती हैं। कार्डियक मसल्स में हमको लंबी लंबी पट्टियां दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि स्ट्रेट या रेखित मांसपेशियों में दिखाई पड़ती है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। मतलब कार्डियक मसल में स्मूथ मसल और विसरल मसल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। स्मूथ मसल के समान ये इनवॉलेंट्री होती है, और रेखित मांसपेशियां या वॉलेंट्री मसल के समान जो है ये देखने में होती है, ठीक है, क्लियर। लेट्स एग्जामिन ए स्केलेटल मसल इन डिटेल। अब चलो एक स्केलेटल मसल को देखते हैं हम कि किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है, उस पर बात करते हैं हम, ठीक है। ईच ऑर्गेनाइज skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia। अब आपको याद रखना बेटा, फेशिया, फेशिया क्या है? नंबर एक। अब देखो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पॉइंट में आता है, यही तो क्वेश्चन बेटा, एमसीक्यू, यही तो, ऐसे तो एमसीक्यू निकलते हैं। फेसिकल क्या होता है? इट इज द मसल बंडल के, फेसिकल इज दी बंडल के, एक मस्कुलर बंडल होता है, और इस बंडल में कई सारी, मैंने आपसे कहा कि फेसिकल क्या होता है? फेसिकल इज दी मसल बंडल के, और ऐसे कई फेसिकल जो होते हैं वो एक कॉमन, मैंने आपसे कहा क्या होते हैं, वे एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से घिरे होते हैं, उसे हम क्या होता है? फेशिया बोलते हैं। क्या होता है उसको? फेशिया बोलते हैं, ठीक है। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, हर एक मसल बंडल में कई सारे मसल फाइबर होते हैं। देखो आपके ये मसल बंडल है, फेसिकल बोला आपने इसको, फेशिया ये कॉमन हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है आपको बेटा के, ये कॉमन हिस्सा, ये क्या आपका? ये मसल का फेशिया हो गया आपका, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा है बेटा, हर एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल हमारी बॉडी में जो होती है उसमें कई सारे मसल बंडल या फेसिकल्स होते हैं, जो एक साथ एक कॉमन कोलेजनस टिश्यू से जो है वो घिरे होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं, क्या, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, काल से फेशिया कहते हैं हम, ठीक है। और ईच, देखो बेटा फेशिया वाला हिस्सा क्या है? ये जो जहां से जुड़ा हुआ है ये हिस्सा, इसके अंदर वाला फेशिया इसमें, ठीक है। फिर क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा आपसे कि हर एक मसल बंडल में कई सारे जो है मसल फाइबर हमको देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है। ईच मसल फाइबर
इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मसल फाइबर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए बेटा हम जो है वो सार्कोलेमा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि मसल फाइबर के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो जाल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल फाइबर होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, याद रखना बेटा, ठीक है, ठीक। Each muscle fiber is lined by a plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm, इसमें इसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। मसल फाइबर इज अ सिंसाइजियम, मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कई सारे न्यूक्लियस हमको सार्कोप्लाज्म में देखने मिलते हैं, इस कंडीशन को हम सिंसाइजियम कंडीशन कहते हैं। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of the large number of parallelly arranged filaments of in the sarcoplasm। सार्कोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन के लंबे लंबे कई सारे फिलामेंट देखने मिलते हैं बेटा, जिनको हम मायोफिलामेंट बोलते हैं, मायोफिब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल कहते हैं। हर एक मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने मिलते हैं, हर एक मायोफिब्रिल में हमको लाइट और डार्क बैंड देखने मिलते हैं हमको। अब ये क्या होता है, अब गौर से देखिए, आप क्या देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है सार्कोलेमा दिखाई पड़ रहा है बेटा आपको, ठीक है, आपको ये मायोफिब्रिल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्लियर, देखिए ना। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें मायोफिलामेंट्स कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं। इनमें हमको अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। यदि हम इन मायोफिब्रिल को डिटेल स्टडी करें तो हमें इनमें हमको रेखित, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं, उसमें हमको रेखित पैटर्न स्ट्रेट अपीयरेंस दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसको हम दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। हम पाते हैं कि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन देखने मिल रहे हैं हमको, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। A detailed study of the myofibril has established that the straight appearance is due to the distribution pattern of the इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के। तो हमको एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के अरेंजमेंट के कारण जो हमको एक रेखित पैटर्न यहां पर देखने मिलता है। लाइट बैंड जो होते हैं, मैंने कहा ना अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने मिलते हैं। लाइट बैंड जो होते हैं बेटा, हल्के बैंड होते हैं, वो एक्टिन होता है उनमें, इन्हें आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं इनमें, ठीक है। डार्क बैंड क्या कहलाते हैं बेटा, उन्हें हम जो है वो एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, इसमें मायोसिन होता है, ठीक है। लाइट बैंड में एक्टिन होता है, डार्क बैंड में बेटा मायोसिन होता है। दोनों बोथ द प्रोटीन आर अरेंज इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों प्रोटीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जो है वो एंड आल्सो द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल के लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पर अपने आप को जो है वो पैरेलली अरेंज करते हैं। देखिए कैसे हो गया, ये हम देख रहे हैं आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड देख रहे हैं आप, ठीक है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये एक्टिन दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। फिर हमने कहा आपसे कि एनाइसोट्रोपिक बैंड की बात करें बेटा हम, तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें हमको जो है वो मायोसिन दिखाई पड़ेगा हमको इसमें, ठीक है। देख रहे हैं आपके, देखो एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन दिखाई, मायोसिन आपका हेड दिखाई पड़ रहा है और टेल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज दी मायोसिन, दिस इज दी एक्टिन, ठीक है ना। तो एक्टिन और मायोसिन अल्टरनेट क्रम में अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो लाइट, याद रखना, लाइट बैंड में एक्टिन होता है बेटा, इसको हम आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, एक समान दिखाई पड़ता है आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। जबकि डार्क बैंड जो होता है वो अलग से दिखाई पड़ता है, उसे एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, इसमें मायोसिन होता है इसके अंदर, ठीक है। दोनों प्रोटीन अपने आप को रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज करते हैं वो, ठीक है। देखिए एक्टिन फिलामेंट पतले होते हैं, थिनर होते हैं एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। और कॉमन, इसीलिए हम एक्टिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं हम, इन्हें हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, और मायोसिन को हम क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो मोटे पतले और थिक फिलामेंट हो जाए, मायोसिन होते हैं बेटा मोटे फिलामेंट होते हैं, और जबकि जो है वो एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो थिन फिलामेंट होते हैं बेटा, एक्टिन, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड के, आइसोट्रोपिक बैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक बैंड की बात कर रहे हैं हम, आई बैंड की बात कर रहे हैं। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया ये कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं, ये देखो हमने देखा था ना बेटा, इसमें देखो कहाँ गए हम बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो ध्यान से ना, ठीक।
लाइट बैंड को एक्टिन से बना होता है, इसको हम आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं बेटा, ठीक है ना। ये कहां से कहां कंटिन्यू होगा बेटा, ये यहां से आगे तक भी इस तरफ भी कंटिन्यू होगा ये, ठीक है। तो आई बैंड जो होता है ना बेटा, आई बैंड जो होता है ये आइसोट्रोपिक बैंड होता है, एक्टिन से बना होता है, ठीक है ना, थिन फिलामेंट से ये बना होता है, ठीक है। इस आई बैंड के ठीक सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, एक इलास्टिक फाइबर देखने मिलता है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं, जो इसको दो हिस्सों में बांटता है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, ये थिन फिलामेंट इस इलास्टिक फाइबर जेड लाइन से जुड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2021 के। एंड ए थिन आई बैंड के अंदर, बीचों बीच में आई बैंड के अंदर आपको सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर की लाइन दिखाई पड़ती है, उसे जेड लाइन कहते हैं हम। जेड लाइन इसको दो हिस्सों में बांटती है आई बैंड को, और जेड लाइन पर ही एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं बेटा, याद रखना। थिक फिलामेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है वो ए बैंड कहते हैं, और इसके बीच में जो लाइन होती है उसे हम एम लाइन कहते हैं। इसमें जो है वो थिन फाइबरस मेम्ब्रेन होती है, जिस पर जो है वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा उसे हम बोलते हैं जो है वो एम लाइन कहते हैं। तो एम लाइन का संबंध किससे होता है बेटा, एम लाइन का संबंध होता है ए बैंड से, और जो है वो जेड लाइन का संबंध होता है आई बैंड से, याद रखना बेटा, ठीक है ना। क्लियर, देखो ना जेड लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, ये जेड लाइन है, देखो ये मायोसिन, ये मायोसिन दिख रहा ना आपको, आई बैंड होकर के, ठीक है। क्लियर, देखो ध्यान से ना, जेड लाइन को ध्यान से देखिए बेटा, जेड लाइन उस पर एक्टिन जुड़े होते हैं, के क्लियर। और एम लाइन कहां होगी बेटा, एम लाइन होती है कहां पर, मायोसिन में, ए टर्मिनल में, ठीक है। देखिए ना जेड लाइन, देखिए है ना, ये जो देख रहे हो बेटा आप यहां पे देख रहे हैं आप, ये आपको आई बैंड, आई बैंड कहां से कहां दिखाई, यहां से मैंने कहा ना, यहां तक, यहां से मैंने आपसे कहा ना, यहां से ये आगे तक कंटिन्यू करता है ना बेटा, यहां तक अगले नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करेगा। ये आई बैंड है, आई बैंड के बीच में क्या दिखा रहा है, जेड लाइन दिखाई पड़ रहा है आपको के। फिर ए बैंड क्या है, ए बैंड वहां है जहां पर आपको मायोसिन दिखाई पड़ रहा है, वो ए बैंड वाला हिस्सा होता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। आपको मायोसिन दिखाई पड़ रहा है, और साथ में कुछ जो है वो एक्टिन उसको ओवरलैप करता हुआ भी यहां पर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना बेटा, ठीक। याद रखेंगे इस इमेज को, एकदम दिमाग में रखना है इसको, क्योंकि कंफ्यूज मत करना है ना, ठीक। देखिए ना, अलग अलग दिखा रहा हूं करके, देखो जेड लाइन देखो बेटा, आई बैंड, आई बैंड कौन सा, आई बैंड केवल उतना हिस्सा है जहां पर मायोसिन नहीं है। आई बैंड इज द पोर्शन जहां पे केवल और केवल एक्टिन प्रेजेंट है। जहां पर आपको एक मायोसिन दिखाई पड़ रहा है, साथ में कुछ ओवरलैपिंग एक्टिन दिखाई पड़ रहा है, वो ए बैंड वाला हिस्सा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ए बैंड में केवल मायोसिन होता है, ए बैंड में मेनली मायोसिन होता है, और एक्टिन का ओवरलैपिंग सिरा वहां पर हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए दिस इज द फैंटास्टिक इमेज, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि देखो हम जेड लाइन, एम लाइन, ये टर्म बेटा भूल जाते हैं और एग्जाम में गलती कराते हैं, इसलिए पता होना चाहिए हमको, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो जो मायोसिन होता है, मायोसिन के पास में ग्लोबुलर हेड होता है। आप देखो मायोसिन का हेड कहां दिखाई पड़ रहा है आपको, ये हेड है। मायोसिन जो होता है ना, थिक प्रोटीन, इसमें आपको ये हेड, मायोसिन के हेड दिखाई पड़ रहे हैं, ये हेड एक्टिन से जुड़ेंगे, और ये एक स्लाइडिंग मूवमेंट होगा, यानी जब भी आप देखो, इमेजिन करो ना, इसको हम क्या करें बेटा, इसको हम जो, मैं इसको ठीक से, मैं कहा, मैं जो है इसको अपने आप को थोड़ा बड़ा करता हूं, देखो ये इससे देखो आप, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सही सेट हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करूं तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली स्लाइडिंग होगा, मतलब एक्टिन और मायोसिन जो है वो वहां पर स्लाइडिंग मूवमेंट देखने मिलेगा हमको, एंड एक्टिन मायोसिन के हेड के ऊपर वो स्लाइड करेगा, उनके पास पास आएगा आपके, जेड लाइन पास पास आएंगे इसके, और जो एच जोन है वो नैरो कर जाएगा, वो एच जोन जो है वो नैरो हो जाएगा, देखिए आप, है ना बेटा, ठीक है। स्लाइडिंग मूवमेंट देखने मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक। देखो अब गौर से देखो इसमें बेटा, इससे मैं आपको दिखाता हूं बेटा, इसे गौर से, ठीक है, ये जूम हो नहीं रहा है, ठीक है, मैं आपको गौर से दिखाता हूं। तो आप क्या देखिए इसमें, देखिए कि आपको दिखाई पड़ रहा है जेड लाइन और ये एम लाइन, एम लाइन मायोसिन फिलामेंट के ठीक बीच से जो गई हुई है, उस वहां पे जुड़ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है के, और जेड लाइन में कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें एक्टिन जुड़ा होता है बेटा, ठीक है। ये क्या देख रहे हो आप देख रहे हो, ये ए बैंड दिखाई पड़ रहा है आपको, और ये आपको आई बैंड दिखाई पड़ रहा है। आई बैंड में केवल एक्टिन है, और ए बैंड में जो है आपको एक मायोसिन है, और साथ में ओवरलैपिंग एक्टिन के हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना बेटा।
जब भी कभी मूवमेंट होगा, स्लाइडिंग मूवमेंट करना होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये इसको इस प्रकार से इस पर ये स्लिप होगा, ये इस प्रकार स्लिप होगा, मतलब ये कि हमको ऐसे ये एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। The A band and I band are arranged alternatively throughout the length of the myofibril. Myofibril की पूरी लंबाई में A band और I band alternatively अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। The portion of the myofibril between two successive Z line, दो सक्सेसिव Z line, Z line क्या था बेटा, Z line क्या था, जो आई बैंड था उस आई बैंड के ठीक बीच वाला हिस्सा जेड लाइन था। दो जेड लाइन के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं हम, सार्कोमियर बोलते हैं। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात। देखो ये क्या है, जेड लाइन है, देख लो ये जेड लाइन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जेड लाइन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कौन सा हिस्से की बात कर रहे हैं बेटा, हम इस हिस्से की बात करें, इतना हमने कहा ये जो हिस्सा है जेड लाइन, ये हिस्सा, ये एक सार्कोमियर है, दिस इज वन सार्कोमियर एंड नेक्स्ट इज द अनदर सार्कोमियर, ठीक है ना, क्लियर। तो हमने क्या बोला, हे माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है उसमें क्या आएगा बेटा, उसमें हाफ ऑफ आई बैंड आएगा उसके अंदर और एक पूरा आएगा उसमें जो है ए बैंड आएगा उसके अंदर, उसे हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल का वो हिस्सा जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शन यूनिट कहते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बेटा हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। इन रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट on either side of the thick filament partially overlap the free end of the thick filament। देखो मैंने क्या कहा आपसे, रेस्टिंग स्टेट में थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट के दोनों सिरे, दोनों तरफ से, दोनों थिक फिलामेंट के दोनों तरफ से वो ओवरलैप करता है थिक फिलामेंट को। देखो मैंने कहा था ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट इसको क्या करता है, ऐसे ओवरलैप करता है, ठीक है ना, देखा था ना, ये जेड लाइन हो गया, जेड लाइन हो गया, ठीक है। लीविंग दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट का, सेंट्रल पार्ट में ओवरलैप ये नहीं कर पाता है। सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का जहां पर थिन फिलामेंट उसे ओवरलैप नहीं करते हैं उसे एच जोन बोलते हैं। तो एच जोन वो हिस्सा है बेटा, ध्यान से देखिए इनके, हमने ये शुरू से दिखा रहे हैं आपको हमके, एच जोन वो हिस्सा होता है जहां पे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर पाता है, वो खाली हिस्सा एच जोन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे हम, एच जोन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जो एक्टिन मायोसिन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। देखो बेटा ये ना तो एक्टिन का, मेरी बात ध्यान सुनना अच्छे से के, कान खुल के सुन लीजिए, ना तो मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट किया है ना एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक दूसरे पे वो स्लाइड किए, जैसे मैंने आपसे कही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपसे कैसे बताऊं मैं आपको, हाँ चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, ठीक है, मेरे को एक अच्छा सा जो है वो एग्जाम्पल मिला, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए। एक्चुअली कैसा अरेंजमेंट, अब देखो दिखाते हैं ना, हमारी किताबें इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, बुक्स यूज करेंगे हम, हमको मिल गया, बढ़िया आइडिया मिल गया हमको, ठीक है। ये देखो है ना, थिक फिलामेंट सेपियंस की बुक से बना हुआ है, थिन फिलामेंट जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है, जो बीच में छेद दिख रहा है वो क्या है, वो एच जोन है। देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको बीच में, जहां से मैं दिख रहा हूं, ठीक है, दिख रहा हूं मैं आपको, है ना, ठीक है। ये तो आप देखो ये क्या हो गया, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी इसको अरेंज करने की, हाँ ठीक है, हम समझते हैं। देखो बेटा ये दिख रहा है आपको पूरा, हाँ ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया है आपका एक्टिन मायोसिन, मायोसिन ना तो ये कांटेक्ट किया ना ये कांटेक्ट किया, और ये क्या हो गया, यहां पे जेड लाइन है, यहां पे जेड लाइन है, जब कांटेक्ट करना हुआ तो ये ऐसे मैंने कहा स्लाइड किया, हो गया छोटा नहीं, दिस इज द स्लाइडिंग मूवमेंट। सार्कोमियर कांटेक्ट किया क्योंकि जेड मतलब एच जोन कम हो गया ये, ठीक है ना, फिर रिलैक्स हुआ, बाहर निकाल दिया मैंने, बाहर निकाल दिया इसको, तो ये रिलैक्स हो गया रिलैक्स, है ना, समझ गए बात को, आप करके देखो ना यार, आपके पास भी किताबें बहुत सारी, आप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक।
आपको बता दूं मैं, आप में से जो बच्चा एग्जाम में मेरी बुक है, मेरी पढ़ी, मेरी अंडरलाइन की हुई बुक है सैपियंस, आप में जो भी सबसे हायर रैंक लेके आएगा उसको जो इनाम बड़ा मिलेगा तो मिलेगा ही सही। वो तो बायोमेंटर से जो प्रॉमिस किया वो तो हम अपने प्रॉमिस से बिल्कुल नहीं चूकेंगे, हम घर आके आपको जो है वो प्राइज देंगे, आप सिलेक्ट हो जरा रैंक अच्छे। लेकिन मैं अपने दिल से एक किताब, मैं अपनी खुद की मार्क की हुई सैपियंस की बुक आपको गिफ्ट करूंगा, ठीक है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मेरे साथ है बहुत दिनों से, मैं इसको पूरे लॉकडाउन से 1.25 साल से मेरे साथ पढ़ा हूं उसको के। ये बुक पुरानी, आप उसको पुरानी मत बोलिएगा इसको कि पुरानी नहीं, कि ये बुक जो है वो पुरानी, आप इसको बोल सकते हैं कि सर पुराना है, ये है वो है, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसमें जो है वो मार्क किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा के समझ लीजिए ये मेरी है, पर्सनल बिलोंगिंग में शामिल है, ठीक है, ये मैं आपको गिफ्ट करूंगा, ठीक है ना। चलो चलो चलो, अब बताओ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के तो एक्चुअली में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मतलब दे पार्टिसिपेट इन द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, समझ जाना अच्छे से के। चलिए, ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है, हेलिकली एक दूसरे पर बाउंड करते हैं वो के। ईच F एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन के। देखो बेटा, बोल रहा है आपसे वो कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो 2 धागों से मिलकर बना होता है, 2 थ्रेड से मिलकर बना होता है, और ये 2 थ्रेड जो होते हैं बेटा, जैसे आप देखो ये 2 थ्रेड होते हैं, वो वास्तव में एफ एक्टिन जो है वो उसमें हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन बोलते हैं, हम फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं, और ये फिलामेंटस एक्टिन जो होते हैं वो जी प्रोटीन के ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमर होते हैं, क्या, ठीक है। और 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, दूसरे अनदर प्रोटीन के 2 फिलामेंट होते हैं, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, ये एफ एक्टिन के पैरेलल चलता है बेटा, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन के, ये रेगुलर इंटरवल में पाए जाते हैं, जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं। ऑन दी कहां होते हैं पता के, कौन किसके ऊपर होता है ये बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में से जब एग्जामिनर क्वेश्चन निकालेगा ना तो ढूंढ के अंदर से पॉइंट निकालेगा, वो ढूंढ के जो है वो अंदर से जो है वो पॉइंट निकालेगा वो, इसलिए पता होना। देखो क्या बोला मैंने आपसे, देखो एफ एक्टिन, ये क्या है बेटा, ये एफ एक्टिन का पूरा रो दिखाई पड़ रहा है, सिंगल क्या होगा, जी ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन होगा वो। फिर क्या देख रहे हो, ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ट्रोपोनिन के, तो प्लीज ना भूलना नहीं के, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पे जुड़ा होता है। आपको पता है ये ट्रोपोनिन जो होता है ना, यही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हट जाएगा तो इसकी जो अंदर छिपी हुई साइट है एक्टिन की वो खुल जाएगी और वो मायोसिन से जुड़ जाएगा, ये वापस आएगा तो साइट को हटा देगा, साइट को बंद कर देगा, जुड़ने से रोक देगा ये, ठीक है। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट, वो भी एक पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, मेनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन जुड़ते हैं और एक थिक फिलामेंट को बनाते हैं। हर एक मीरोमायोसिन में जो होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होता है उसका जिसमें शॉर्ट आर्म देखने मिलती है और एक टेल देखने मिलती है, और फॉर्म जो है मैंने कहा आपसे कि जो है हर एक मीरोमायोसिन जो होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होता है जिसमें शॉर्ट आर्म होती है और एक टेल होती है, कि जो हेड वाला हिस्सा होता है उसे हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं हम, बाद वाले को क्या बोलते हैं हम, लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। हैवी मीरोमायोसिन जो होता है उसमें हेड और शॉर्ट आर्म देखने मिलती है आपको, जो बाहर की तरफ उभरी होती है रेगुलर डिस्टेंस पे बेटा, और यही जो है वो क्रॉस आर्म बनाने, यही क्या करता है, यही जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहां, क्रॉस ब्रिज बनाने में, ठीक। एट एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज द क्रॉस आर्म, इसे क्रॉस आर्म कहते हैं। ये क्रॉस आर्म है बेटा, ये हेड वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको, हेड वाले हिस्से में एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, वेरी एंड एक्टिन प्रोटीन से जुड़ने वाला हिस्सा जो होता है वो मायोसिन के हेड में होता है, और हेड वाला हिस्से में इसमें छोटी टेल और एक हेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रॉस आर्म बोलते हैं बेटा उसको हम, ठीक है, क्लियर। ग्लोबुलर हेड में क्या होता है, एटीपी एज एंजाइम पाया जाता है और इसमें जो है वो एटीपी से जुड़ने की साइट होती है, और इसी में जो है वो एक्टिन से जुड़ने का जगह बताने, एक्टिन प्रोटीन से कहां जुड़ना है तो वो हेड के थ्रू वो मायोसिन जुड़ता है, ठीक है। देखो अब पहले एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो स्ट्रक्चर पे और दोबारा ध्यान देंगे। अब
गौर से देखिए, आपको मैं पहले दिखा रहा हूं एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट दिखा। थिन फिलामेंट में आपको एफ एक्टिन फिलामेंट दिखाई पड़ रहे हैं, दो फिलामेंट है एक दूसरे के पैरेलल गुथे हुए हैं उठ के। उसके ऊपर आपको ट्रोपोमायोसिन दिखाई पड़ रहा है, आपको ट्रोपोमायोसिन भी गुथा हुआ है और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जुड़ा होता है ट्रोपोनिन के। ये हो गया है ओवरऑल थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट ओवरऑल। ठीक, जब थिक फिलामेंट की बात करते हैं तो उसमें हमको क्या दिखाई पड़ा है, मायोसिन है। मायोसिन के अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें एक लंबी टेल वाला हिस्सा होता है और शॉर्ट जो है वो हेड वाला हिस्सा होता है। हेड में हेड वाले हिस्से में शॉर्ट आर्म भी होती है उसमें के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हेड वाला हिस्सा होता है उसमें एटीपी एज एंजाइम एक्टिविटी होती है, वो एटीपी को यूज कर सकता है और साथ में वो एक्टिव जो है वो एक्टिन प्रोटीन के एक्टिव साइट से वो जुड़ सकता है। अब ये एक्टिन प्रोटीन का एक्टिव साइट किसने छिपा रखा है, ट्रोपोनिन ने छुपा रखा होता है। कैल्शियम आयन जो है यही वो रोल प्ले करता है, इसको हटा के उस एक्टिव साइट को ओपन करने में रोल प्ले करता है। देखते हैं आगे, ये देखिए आपको जो एनिमेशन बना है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली स्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं थिन फिलामेंट ग्लाइड्स ओवर, स्लाइड ओवर दी थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड कर रहे हैं। दो जेड लाइन पास पास में आ रही है, दो जेड लाइन के बीच की जगह को क्या बोलते हैं हम, सार्कोमियर बोलते हैं। ये जो जगह है बेटा, यहां से के मैंने आपसे कहा कि ये जो जगह है जो दिखाई पड़ रहा है हमें, ये जो जगह है ये कॉन्ट्रैक्ट कर, ये जगह क्या है देखिए ना, मैंने गलत मार्किंग कर दिया था हाथ के। आप जहां पे देख रहे हैं बेटा जो जो है ना, देखो जो 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 जेड लाइन दिखाई पड़ रही है ना, उनके बीच का जगह क्या है, वो है आपका है सार्कोमियर के। क्लियर, देखिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, जो बताती है कि मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन में जो है थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, ये बतलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है बेटा, ठीक। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाया मोटर न्यूरॉन के। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं बेटा, याद रखो, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं मसल्स तक। ठीक है ना, क्लियर क्लियर, इन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर, ठीक है ना, ठीक। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लेके जाते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके आते हैं और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और वहां से मसल्स तक इंफॉर्मेशन कहां आती, किसके थ्रू आती है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती है। ए मोटर न्यूरॉन along with the मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के जुड़ने पर क्या बनता है, मोटर यूनिट बनता है। ठीक है, और द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट का मतलब क्या होता है बेटा, मसल्स पर जहां पर न्यूरॉन जाके जुड़ेगा ना, तो उस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरॉन का काम ये है मसल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स देना कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो मसल्स को मालूम कब चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको, जब नर्वस सिस्टम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन व्हिच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। देखो मतलब जब नर्वस सिस्टम सिग्नल लेके आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट पर एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, एक केमिकल निकलता है, एसिटाइलकोलाइन निकलता है। और एसिटाइलकोलाइन केमिकल जो होता है वो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज करता है। हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल को वो जनरेट करता है उसमें के। अब ये एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में अंदर तक चला जाता है। जैसे ये पहुंचता है तब जैसे एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर तक पहुंचता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी कैल्शियम आयन इकट्ठे पाए जाते हैं वो बाहर रिलीज आते हैं। इट कॉज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन। मतलब एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के साथ ही ये एक पॉइंट बेटा है, एग्जाम का एमसीक्यू है, प्लीज के हर पॉइंट एक एमसीक्यू के। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, नर्व जब जो है मसल्स फाइबर पे लाके एसिटाइलकोलाइन को छोड़ता है, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, यहाँ पे केमिकल स्टिमुलस मिलता है इलेक्ट्रिक, तो उससे जो नर्व जो सार्कोलेमा है उसमें जो है वो उसका मैंने कहा उसका डीपोलराइजेशन उसका हो जाता है। जैसे होता है तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वहां पे, तो वहां पे जो है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है कैल्शियम आयन रिलीज आते हैं, और जैसे ये रिलीज होते हैं ये ट्रोपोनिन से जाके जुड़ जाते हैं। ट्रोपोनिन से जाके जुड़ते हैं तो ट्रोपोनिन से जुड़ने, मैंने कहा ना कि ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन जाके जुड़ेंगे और उसको वहां से डिस्प्लेस कर देंगे। कहां से डिस्प्लेस कर देंगे, ये ट्रोपोमायोसिन
जिस और ट्रोपोमायोसिन ने क्या कर रखा है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ने क्या कर रखा है कि एक्टिन के एक्टिव साइट को छिपा रखा था उन्होंने, ताकि मायोसिन जुड़ ना जाए, वो डिस्प्लेस कर जाएगा। वो जैसे ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ा तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो है वो डिस्प्लेस कर गए तो एक्टिव साइट खुल जाती है। इसके देखिए क्या लिखा है इसमें, increase in the calcium ion level lead to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filament, thereby remove the masking of active site of the myosin। मायोसिन का एक्टिव साइट के लिए जो एक्टिव साइट था वो खुल जाता है इसके। अब एटीपी कौन यूज कर सकता है, मायोसिन का हेड एटीपी यूज कर सकता है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी की एनर्जी को निकाला, मायोसिन हेड जो है वो जुड़ जाएगा किससे, एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा वो, और एक क्रॉस ब्रिज को बनाएगा। और ये क्रॉस ब्रिज क्या करेगा, दिस पुश द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इवेंट, के ये एक्टिन फिलामेंट को अपनी ओर खींचेगा। एनर्जी कहां से लिया, एटीपी से लिया, के खींचा के। दिस जेड लाइन अटैच्ड टू दिस एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इनवर्ट, thereby causing the shortening of the sarcomere। जेड लाइन को अंदर की ओर खींचा, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि यहां पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ और एक्टिन को जो है वो जैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज कैसे बनता कि जो मायोसिन का हेड था वो एक्टिन की छिपी हुई, जो एक्टिन की जो साइड जो छिपा रखी थी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ने, वो खुल गई कैल्शियम आयन कारण, वहां जाके जुड़ेगा ये, और उसको जो है वो अंदर की तरफ खींचेगा उठ के, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जेड लाइन पास आ जाएगी। It is clear from the above step that during shortening of the muscle contraction, the I band get reduced। के जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आई बैंड का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, जबकि ए बैंड का साइज उतना ही बड़ा होता है, बना रहता है, ठीक है ना। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट। मायोसिन जो होता है वो एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, और नया एटीपी फिर जुड़ेगा, फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सीरीज में चलता रहेगा वो, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे, इतना बोल रहा है कि देखो सुनो, एक पूरी प्रोसेस को दिमाग से सुनते हैं अच्छे से, ठीक है। नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशन लेके आया, कहां पहुंची इंफॉर्मेशन, ये पहुंची कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, मोटर एंड प्लेट पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलाइन रिलीज हुआ। एसिटाइलकोलाइन ने क्या किया कि सार्कोलेमा के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज कर दिया, अब वो हो गई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन गई उसमें। वो क्या पहुंची, वो पहुंची सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, उसने कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया। कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन ने क्या किया, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर दिया, वहां पे जो एक्टिन की छिपी साइट थी जिनसे मायोसिन जुड़ सकता था वो खुल गई। अब मायोसिन का जो हेड था उसने एटीपी को कंज्यूम किया, और उसने क्या किया, एटीपी कंज्यूम किया, और वो जो है एक्टिन से जाके जुड़ गया, वो जाके जुड़ा उसने, और एक्टिन को अपनी ओर उसने खींचना शुरू किया, तो थिक बैंड के ऊपर थिन बैंड स्लाइड कर गया वो, तो जेड लाइन पास आ गई, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ओवरऑल हिस्सा छोटा हो गया उसका, यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। जैसे ही पूरा हो चुका है, एडीपी को रिलीज कर दिया इसने, और वापस से कंडीशन नॉर्मल हो गई, फिर से अगले के लिए तैयार हो गए। देखो ध्यान से, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, एडीपी, आपके मायोसिन हेड, देख रहे हैं क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, स्लाइड क्या है कि, तो लगातार यानी हर बार जो है वो ये साइकिल लगातार चलता रहेगा बेटा, ठीक है। देखिए ना, देख रहे हैं, ठीक, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक हुआ, एटीपी मिला, फिर से इसको रीयूज किया उसने, फिर से जुड़ा ये, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें, फिर उसने रिलीज कर दिया, फिर लगातार ये चलता रहेगा, ठीक है ना। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding। के ये साइकिल बार जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है साइकिल ये चलता रहेगा लगातार, ठीक है ना। The process continue, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन को वापस ना भेज दो आप, कहां पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वापस से कैल्शियम आयन को अंदर भेज दोगे तो काम रुक जाएगा, ठीक है ना, ठीक। और जैसे ही आपने इसको अंदर भेज दिया, कैल्शियम आयन को वापस से आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साइड को छिपा देंगे, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ठीक है, लिखा। Resulting the masking of the actin filament, this causes the return of Z line back to the original position, relaxation हो जाएगा यहाँ पे, और रिएक्शन जो है वो टाइम जो है अलग अलग मसल्स में ये अलग अलग होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, देखिए ना। तो एक्चुअली में जब भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दो जेड लाइन पास में आ गई बेटा यहाँ पे, ठीक है। आपको यदि इन कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है तो आपको कैल्शियम आयन को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक।
repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of the glycogen in them. यदि लगातार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है तो हम थक जाते हैं, क्योंकि थकते इसलिए क्योंकि उस लगातार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको एटीपी चाहिए होती है, और जब एटीपी कम होने लगते हैं तो क्या होता है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पे तो जो ग्लूकोज का जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो फटीग के लिए, थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि इससे फटीग आती, थकान आती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। फिर मसल्स कंटेन ए रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मसल्स को पता है कि उनको जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी जब जैसे ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो उन्हें अधिक एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है एनर्जी बनाने के लिए, तो वो अपने पास में स्टोर्ड ऑक्सीजन रखते हैं। तो मसल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन के समान जो केमिकल प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, उसका नाम होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर? मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन अधिक पाया जाता है, और ये रेडिश कलर की दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको रेड फाइबर कहते हैं। उन मसल्स में, जिन मसल्स में मायोग्लोबिन का कंटेंट हायर साइड होता है, वो रेडिश कलर की दिखाई पड़ती है बेटा, और उन्हें हम जो है रेड फाइबर कहते हैं। और इनमें बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और ये बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको हम एरोबिक मसल्स कहते हैं। ओके, तो ये जो रेड रेड फाइबर होते हैं वो एरोबिक मसल्स में देखने मिलते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, मायोग्लोबिन कंटेंट हायर साइड होता है। इन मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी अधिक होता है, बड़े पैमाने पर ये ऑक्सीजन यूज कर सकती है, बड़े पैमाने पर ये एटीपी का प्रोडक्शन कर सकती है बेटा, इसलिए इनको हम एरोबिक मसल्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, जबकि कुछ मसल ऐसी होती है जिनमें बहुत कम मात्रा में मायोग्लोबिन होता है, ये व्हाइटिश दिखाई पड़ती है, और ये व्हाइट फाइबर कहलाते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा इनमें, और ये इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट हायर साइड होता है, लेकिन इनमें के, और ये एनारोबिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, याद रखें। जो थोड़ी बात है मैंने कहा आपसे कि जो व्हाइट फाइबर होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट हायर साइड होता है इनमें, और इनमें जो है वो मायोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है इनमें बेटा। ठीक है, और ये एनारोबिक प्रोसेस, एनर्जी के एनारोबिक प्रोसेस में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, चलिए, तो ये तो बात की हमने किसके बारे में, हमने बात की बेटा मसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब देखो, हालांकि मस्कुलर फिजियोलॉजी को मैं बार बार आप इस बात को कहता हूं ताकि आप मेरे ही लेक्चर से कंपेयर ना करें, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है मुझे। मस्कुलर फिजियोलॉजी के हमने बहुत डिटेल मैकेनिज्म रेगुलर क्लासेस में देखा हमने, एक एक चीज को देखा। जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें डिटेल में कुछ एकदम ही समझ में कुछ नहीं आया इस लेक्चर में, मान लो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको रेगुलर लेक्चर का हिस्सा वो वाला जरूर देख लेना चाहिए आपको बेटा। ठीक है ना, वो टाइम का वेस्टेज नहीं, टाइम का राइट इन्वेस्टमेंट है वो। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस बात किया। हमने देखा कि एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन का क्या काम होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या काम करता है, कैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होते हैं, जेड लाइन क्या होती है, एम लाइन क्या होती है, एच जोन क्या होता है, सार्कोमेर क्या होता है, कई तरह शब्दों का मतलब हमने आज समझे यहाँ पे। और मानकर चलिए आपके देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएगा, चिंता मत कीजिए इसकी, लेकिन लेवल क्वेश्चन का वेरी कर सकता है, इसलिए हमको पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है ना, तो रटकर एग्जाम नहीं निकलता, जो कई बच्चों को बड़ी गलतफहमी है, रटकर एग्जाम निकल जाएगा, रटकर नहीं निकलेगा, समझकर एग्जाम निकलेगा बेटा। ऑल द बेस्ट।